हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और मजबूत कराने के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा इस करंट अफेयर्स को। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आप अगर इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और आप सफलता जल्द से जल्द पा सकेंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशन क्या है? संघर्ष जितना बड़ा करोगे उतनी ही बड़ी जीत हासिल होगी। तो दोस्तों, अगर हमारा संघर्ष बड़ा है तो यकीन मानिएगा कि आपकी जीत भी बड़ी होने वाली है। तो आज के इस लेक्चर का टारगेट क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आज के इस लेक्चर का टारगेट है 150 लाइक का। लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप दोस्तों को शेयर करते हैं तो स्टडी कर को सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, और जब स्टडी कर को सपोर्ट मिलेगा तो स्टडी कर भी आपको अंत तक सपोर्ट करेगा। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। अब बात आती है कि मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाया है। वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, तो इन्होंने कुल कितना वजन उठाया है? 202 किलोग्राम का वजन उठाया है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने एक ओलंपिक का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों, मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का वजन उठा करके ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, मीराबाई चानू का भार वर्ग कितना था, यानी किस कैटेगरी में खेल रही थी? तो ये 49 किलोग्राम महिला कैटेगरी में खेल रही थी। तो गोल्ड मेडल गया है दोस्तों चीन को, सिल्वर मेडल भारत को और ब्रॉन्ज मेडल गया है इंडोनेशिया को। तो दोस्तों, सिल्वर मेडल किसे मिला है? मीराबाई चानू को। आपको ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे मीराबाई चानू की कहानी को। दोस्तों, मीराबाई चानू की कहानी शुरू होती है मणिपुर से और इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। चानू ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला जारी रहा। 2017 में विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता और 2020 के जो एशियाई चैंपियनशिप हुए थे उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कैरियर है मीराबाई चानू का और भारत की ये स्टार वेट लिफ्टर हैं। तो आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना होगा। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं मीराबाई चानू से रिलेटेड और ओलंपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, मीराबाई चानू जो है रियो ओलंपिक में चूक गई थी मेडल लेने से और वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई थी, तो उसका बदला लिया है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ऐसी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। अब तक किसी ने नहीं जीता है। पहला मेडल किसको मिला है? मीराबाई चानू को। दोस्तों, मीराबाई चानू के पहले क्या किसी वेट लिफ्टर ने कोई मेडल जीता है? तो जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए। तो ये दूसरी यानी मीराबाई चानू दूसरी वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने कोई भी पदक जीता है ओलंपिक में। तो सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने और कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था साल 2000 में। और किस ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक में। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत को अब तक कुल कितने पदक मिले हैं, तो दोस्तों जो 24 जुलाई को मीराबाई चानू को पदक मिला है तो उसको मिला दें अगर हम, तो भारत ने अब तक 1900 से लेकर साल 2021 तक अगर हम बात करें तो कुल 29 पदक जीते हैं और 2016 तक भारत ने ओलंपिक में कुल 28 पदक जीते थे। तो दोस्तों, ये है रिकॉर्ड भारत का। तो 1900 से लेकर 2016 की बात करें तो भारत ने 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बात करते हैं कि वह कौन सा गेम है जिसमें भारत ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, वह गेम है हॉकी। हॉकी में भारत ने 11 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। दोस्तों, निशानेबाजी में भारत ने 4 पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत ने कुश्ती में 5, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में 2-2, टेनिस और वेट लिफ्टिंग में 1-1 पदक अपने नाम किया है। दोस्तों, अब हम करते हैं अगले प्रश्न को डिस्कस। तो प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद को राज्यसभा से निलंबित किया गया है? तो वह कौन सा सांसद है जिसको राज्यसभा से निलंबित किया गया है? तो दोस्तों, उस सांसद का नाम है शांतनु सेन। क्यों इन्हें निलंबित किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या है इनका कारण। तो राज्यसभा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। तो जब ये अपना बयान पढ़ रहे थे उसी समय शांतनु सेन उनके पास जाते हैं और वो बयान की कॉपी उनसे छीनते हैं और छीन करके उस कॉपी को फाड़ देते हैं। तो यह कारण था उनके निलंबन का।
अब बात आती है कि इनको कब तक के लिए निलंबित किया गया है। तो जो हाल ही में मानसून सत्र चल रहा है, तो इसके जो आने वाले दिन है, जितने दिन भी यह मानसून सत्र चलेगा, उस पूरे मानसून सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। अब बात आती है शांतनु सेन को किस कानून के तहत निलंबित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। नियम 256(2) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। तो यह जो संविधान में वर्णन है 256(2), तो उसके तहत उन्हें निलंबित किया गया है। तो दोस्तों ये नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि यदि कोई सांसद जिसने सभा पीठ के अधिकार की अवहेलना की हो या व्यवधानों के माध्यम से परिषद के नियमों का दुरुपयोग किया हो, उसे राज्यसभा के सभापति के सहमत होने पर शेष संसदीय सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई सांसद जो सभा पीठ है उसके जो अधिकार है उनके खिलाफ कोई बात करता है या ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे जो सभा है उसकी गरिमा भंग होती है, तो उस सांसद को निलंबित किया जा सकता है संसदीय सत्र से। दोस्तों राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और इसमें वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव होता है, यानी चुनकर आते हैं। लेकिन क्या ये प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं? नहीं दोस्तों, हमने कभी भी राज्यसभा के सांसद के लिए वोटिंग नहीं की है। हमने की है लोकसभा के सांसद के लिए वोटिंग की है, लेकिन राज्यसभा के सांसद के लिए वोटिंग नहीं की है। तो फिर किस प्रणाली के तहत चुनकर आते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनकर आते हैं, जिसमें जनता वोटिंग नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। दोस्तों 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से, खेल, कला और संस्कृति से रिलेटेड जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल हैं। और विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है? तो दोस्तों वो कौन से शहर हैं जिनको यूनेस्को ने चुना है? तो दोस्तों वो 2 शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना, जिसे हम हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट कहते हैं, तो यह परियोजना शुरू हुई थी साल 2011 में। तो इस परियोजना के तहत ऐसे शहरों को चुना जाता है यूनेस्को के द्वारा जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली हैं, और फिर उन शहरों को जो यूनेस्को है वो सहायता प्रदान करता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों इस साल मतलब साल 2021 में किन 2 शहरों को चुना गया है भारत के या मध्य प्रदेश के? तो ओरछा और ग्वालियर। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस परियोजना को साल 2011 में संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी से बढ़ते हुए ऐतिहासिक शहरों को समावेशी और सुनियोजित विकास के लिए शुरू किया गया है। यानी कि जो सांस्कृतिक रूप से और जो उनकी विरासत है उसको बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। मतलब भारत के वाराणसी और जो अजमेर है वो भी इसी प्रकार से यूनेस्को के द्वारा चुने गए हैं। दोस्तों ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। यानी जो साउथ एशिया है उसके 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ओरछा होगा और जो ग्वालियर होगा उसको 3 लोग विकसित करेंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे? यूनेस्को होगा और भारत सरकार होगी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी वो भी उनको डेवलप करेगी। यहाँ पर बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो मुखिया हैं वो कौन है? अभी हाल ही में तो वर्तमान में कौन है मुखिया यूनेस्को के? आंद्रे अजोले जो हैं वो मुखिया हैं यूनेस्को के। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर क्या है दोस्तों? संदेश झींगन को। संदेश झींगन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो उसने एक और अवार्ड दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये दिया गया है सुरेश सिंह वांगजाम को। दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो होता है वो भारत में जितनी भी फुटबॉल होती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई कंट्रोल करता है, वैसे ही भारत में जो फुटबॉल होता है उनको कौन कंट्रोल करता है? AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो उसके द्वारा कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस साल 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है सुरेश सिंह बांगजाम को। दोस्तों AIFF के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। मुख्यालय दोस्तों इसका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हाल ही में आर भास्करन का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में आर भास्करन का निधन हुआ है, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वायलिन से। दोस्तों आर भास्करन क्या बजाते थे? वायलिन। तो भास्करन किस स्टेट से रिलेटेड हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये कर्नाटक से रिलेटेड हैं और 1976 से लेकर 1994 तक इन्होंने चेन्नई रेडियो स्टेशन के लिए काम किया था। अब यहाँ पर दोस्तों बात आई है वाद्य यंत्र की, तो हम कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को बात करेंगे और ऐसे कुछ वाद्य यंत्र की बात करेंगे और उनके वादक की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों सितार, तो सितार भारत में कौन, सितार के क्षेत्र में कौन फेमस है? पंडित रविशंकर और विलायत खां। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। दोस्तों शहनाई वादक कौन है? तो शहनाई वादक की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक हैं। वायलिन वादक हैं कुछ और, TN कृष्णन, डॉक्टर N राजम और L सुब्रमण्यम, ये वायलिन वादक हैं। दोस्तों पखावज जो कि एक वाद्य यंत्र है, तो गोपाल दास पखावज के वादक हैं। और रुद्र वीणा को कौन बजाता है? उस्ताद साजिद अली खान और असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। वीणा की बात करें तो N बालचंद्रन जो हैं वो वीणा वादक हैं। मृदंग की बात करें तो ठाकुर भीकम सिंह मृदंग वादक हैं। तो कुछ हमने प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक को डिस्कस किया है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए अब हम बात करते हैं जीके डोज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन तो सरल होते हैं लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, इनको रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो बाहरी आकाश है अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों बहुत ही फेमस है राजघाट। राजघाट कहलाती है महात्मा गांधी की समाधि। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने के बीच चली थी और 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से शुरू हुई थी? तो कोलकाता से शुरू हुई थी। भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में चांद पर गए थे, तो यही प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ये जो जीके डोज का जो सेगमेंट रखा गया है आपके लिए, ये इसलिए है कि आप जीके को रिवाइज कर सके। कुछ चीजें जो भूल जाती हैं तो उनको हम फिर से रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम रिवीजन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। इनके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, तो ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई चानू का जन्म किस राज्य में हुआ है? मतलब मीराबाई चानू किस राज्य से रिलेटेड है, इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, सिडनी ओलंपिक में किस वेट लिफ्टर ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिडनी ओलंपिक जो कि 2000 में हुआ था, तो उसमें किस वेट लिफ्टर ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है, यानी अपर हाउस क्या कहलाता है? तो आपको बताना है क्या है अपर हाउस। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यह भी आप बताएंगे। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन क्वेश्चन को आप फिर से सुनिएगा और आपको पॉज करके फिर से सुनना है और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है। रेफरल कोड क्या है, ध्यान से सुनिएगा, राजा नंबर 1। तो राजा नंबर 1 रेफरल कोड जैसे ही यूज करेंगे आपको उस कोर्स में भारी छूट मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि रोज क्विज देते हैं और यहाँ से PDF प्राप्त करते हैं और इसके अलावा टेस्ट भी देते हैं। दोस्तों आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर फॉलो करेंगे तो आपको मिलेंगे टॉप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर जिसका फायदा मिलेगा आपको आपके एग्जाम में, तो आप खबरी पर फॉलो जरूर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।